नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। विनोद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और किस तरह की जहरीली जुबान वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के दौरान बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों जहरीले सांप है, इनको मार देना चाहिए। अ, देखिए अंजू जी, मुझे लगता है कि इसमें 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी की पॉलिसीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करें। ये तो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरी बात ये है कि मोदी को लेकर के मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें मतलब न केवल मोदी बल्कि बीजेपी को लेकर के जो पूरा इकोसिस्टम है, वो किस तरह से डिस्कस करता है, किस तरह से चर्चा करता है, किस तरह से बात करता है, वो पॉलिटिकल राइवलरी से आगे बढ़ गया है। जो हम अक्सर बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल राइवलरी है ना बीजेपी और कांग्रेस की, वो व्यक्तिगत घृणा या आइडियोलॉजिकल हेट्रेड की तरफ चला गया है। तो ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये कहता है कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सांप है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मार देना चाहिए, ये कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन करता है, तो ये उसी तरह की बातें हैं। दूसरा ये कि आप जब शब्द आपके पास नहीं रहते हैं ना, जब आपके पास तर्क का अभाव हो जाता है, जब आपके पास अपनी बातों को रखने के लिए विषय नहीं होते हैं, अ, और उसके अलावा जो योजनाएं नहीं होती हैं, कार्यक्रम नहीं होते हैं, तो आप इस तरह की भाषाओं को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो पूरी पार्टी का है, और वो जी, पूरी पार्टी के अध्यक्ष पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसकी भाषाओं से, उसके अटरेंसेस से। जी। पर सर मजेदार बात यह है कि तेलंगाना में जो इनके सीएम है कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, वो भी एबीवीपी से ही आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं ना वो भी। और आज वो देखिए बिल्कुल। उनकी पार्टी में सीएम बने बैठे, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग इसी तरह की विचारधारा से आए हैं। पर सर, मोटे तौर पर अगर हम लोग महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को देखें तो आपको क्या लग रहा है, क्या हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए हैं इस चुनाव में? क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को वोट जिहाद करने के लिए तमाम तरह के मुल्ला मौलवी प्रेरित कर रहे हैं, पार्टियों के साथ उनकी बाकायदा डील हो रही है, ये तो सब कुछ पहली बार देखने को मिल रहा है। देखिए अंजू जी, आपने जो बात कही है उस पर मैं 2 बातें, मोटा-मोटी 2 बातें कहूँगा, उसके बाद कोशिश करेंगे उसको समझने की। पहली बात ये कि ये जो एक अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड जो है, गुड है। जिसने जी, अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड जिसकी एक 17 सूत्रीय मांग थी। उस मांग को एक-एक नहीं करते हैं, लेकिन मोटा-मोटी उसमें था कि जो उलेमा है उनको 10,000 15,000 रुपए देना चाहिए, 1,000 रुपए वक्फ को देना चाहिए, आरएसएस पर बैन होना चाहिए। इस तरह की मोटा-मोटी सदा वो एक अजहरी करके जो जिसको अरेस्ट किया हुआ है गुजरात में, उसको छी छी छुड़ा उसको छोड़ने की मांग करनी चाहिए। जो 30 सांसद हैं वो लिख के दें, इस तरह की बात है। तो ये जो एक डिमांड है, ये डिमांड इसको मत कहिए, इसको मैं ब्लैकमेलिंग कहता हूँ, इसलिए कि आप जब कोई गिव एंड टेक जब होता है, तब यहाँ पर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानिएगा तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, ना वोट करने देंगे लोगों को, और आपको हमारा बात माननी पड़ेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अलायंस का जो जिसको बोलते हैं योजनाओं पर ज्यादातर काम करने वाला व्यक्ति है, वो है शरद पवार। शरद पवार का एक जो कहें कि उसका उनका एक बैकडोर जिसको बोलते हैं, जो मैनिपुलेट जो करता था, वो था मनोज जरांगे पाटिल, जिसने 2024 से पहले मराठा आंदोलन, 2024 के लोकसभा के पहले मराठा रिजर्वेशन का आंदोलन चलाया था। अब मराठा रिजर्वेशन के आंदोलन का फायदा जो है 2024 के चुनाव में जो एमवीए है उसको मिल गया। अब उस व्यक्ति को शरद पवार ने एक जिम्मेदारी दी थी। वो जिम्मेदारी क्या थी कि जो मुस्लिम नेता हैं, उन मुस्लिम नेताओं में एक तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो औरंगाबाद का सांसद था, उसको पकड़ने के लिए, और दूसरा ये जो जिलानी करके जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता है, इसको, इन दोनों लोगों को
पकड़ करके जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको महाविकास एनडीए, अघाड़ी की तरफ लाना। हाँ, महा विकास अघाड़ी की तरफ लाना। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं उसको बता दूंगा क्या हुआ। मनोज जरांगे पाटिल ने अचानक ये अपने समर्थकों के बीच जा करके ये घोषणा की कि आप लोग जिसको चाहे वोट कीजिए। हम्म, जो बात मुझे पता लगी, जो मैं महाराष्ट्र में लोगों से बात करके जान पाया, वो ये कि वो मराठा लोगों को जब ये कहने की कोशिश किया कि आप किसी तरह मतलब जिन मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं उनका, वो बंबई को घेरने वाले थे और एक जो है वो भगवा लव ट्रैप की बात करता है, तो इन नेताओं से आपको, इन नेताओं के समर्थकों को आप वोट देने के लिए कह रहे हो, तो उन पर नाराजगी हुई। तो वो तो हम्म, चुनाव से पीछे चला गया। उसका प्रभाव ये दिखा कि ये जो हिंदू वोटर थे, मराठा ज्यादातर शिवाजी की कस्में खाने वाला कम्युनिटी है ना, तो वो कैसे इन लोगों को वोट करता है, तो वो बैक फायर होने लगा। तो ये जो आप बात कर रही थी ना, उसके मूल में यही है कि जैसे ही आप ये 17 सूत्रीय डिमांड कीजिएगा, जैसे ही आप ऐसे मुस्लिम नेताओं के पास जाइएगा जो कट्टरवाद की बात करते हैं, चाहे वो एमआईएम का पूर्व सांसद हो, चाहे ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता हो, तो ये वैसा ही हुआ। और उसी के कारण से एक तो ये हिंदू वोटर्स एक साथ हो रहे हैं, इसलिए कि मुसलमान एक तरफ जाएंगे तो वो होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो थोड़ा एमबीए के लिए मुश्किल होते हुए दिख रहे हैं। जी। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जी। पर सर, आप ये देखिए ना कि ये जो आप बता रहे हैं कि उलेमा बोर्ड के साथ समझौता किया गया, ये तो अक्टूबर महीने में ही कर लिया था शरद पवार और कांग्रेस ने। उसी वक्त इनको चिट्ठियां दे दी थी क्योंकि इनकी बातें इन्होंने मान ली। पहली बार ये बात पब्लिक डोमेन में आई। हमेशा से वोट जिहाद तो होता रहा है, मुसलमान एकजुट होकर इन्हीं पार्टियों को वोट देते रहे हैं। लेकिन जो चिट्ठियां एक्सेप्टेंस के तौर पर शरद पवार ने दी या पटोले ने दी कांग्रेस की तरफ से, वो चिट्ठियां सबसे पहले अब सामने आई हैं और पता चल रहा है कि इन्होंने माना है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो जो जो मांगे, 17 मांगे जो ब्लैकमेलिंग की रखी गई हैं, इनको कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी मानेगी। तो ये तो और भी खतरनाक है ना। देखिए, आप इस सब को मतलब इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात मुझे इसलिए नहीं दिखती है अंजू जी, कि ये काम कांग्रेस अभी से नहीं बहुत दिन से करती रही है। मतलब कांग्रेस का पूरा इतिहास इस तरह की घटनाओं से भरा भरा पड़ा। पूरा है। बिल्कुल। मैं आपको इतिहास के एक छोटे से घटना से ले जा रहा हूँ। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को क्यों समर्थन किया, या खिलाफत को क्यों उसको खिलाफत को स्वतंत्रता से जोड़ा। खिलाफत आंदोलन को अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखें तो उसका सीधे सीधे मतलब था यह कि खलीफा के साम्राज्य को स्थापित करना। अब खलीफा के साम्राज्य को स्थापित करने का मतलब ये था कि इस्लामिक वो है, खलीफा की जो फिलॉसफी है वो ये है कि पूरे विश्व में, ग्लोब में खलीफा का राज हो। तो हम्म, आप क्या ये चाहते थे कि खलीफा का राज्य स्थापित हो, अंग्रेज छोड़ के जाएं एक गुलामी छोड़ के और हम दूसरी गुलामी में आए? तो ये बात जो है वो चूंकि गांधी जी के तरफ से आई थी, इसलिए गांधी जी के कारण, अब वो चूंकि डिबेट का मसला नहीं है इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। हम्म, तो आप ये समझिए कि वहां पर सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस खिलाफत तक के लिए समझौता कर सकती है। तो ये उसी तरह का, ये जो कांग्रेस की अभी की जितनी भी योजनाएं हैं वो नियो खिलाफत के आसपास है। वो उसी तरह की बात करती हैं। ये वक्फ प्रॉपर्टीज क्या है, और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या है, ये सब उसी की तरह से है। भाई, आप सेक्युलर देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात कैसे कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी की बात आप कैसे करते हैं? एक तरफ आप मंदिरों को अधिग्रहण किए हुए हैं, मंदिरों के पैसे से को आप डेवलपमेंट के काम पर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो देश की दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसको आप फ्री हैंड दिए हुए हैं। इतना फ्री हैंड दिए हुए हैं कि किसानों की जमीन, मंदिर, गरीबों की जमीन, वक्त की अपनी प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से न केवल कब्जा कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो जब आप इस तरह की वो करोगे तो ये जो बातें हैं वो उसी का हिस्सा है। मतलब आप उसको मान लीजिए एक्सटेंशन है, जी। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस
उस पॉलिसी को, उस योजना को, उस रणनीति को जो इन्होंने 1947 के पहले मानी थी और उसके बाद 47 के बाद स्वीकार की थी, वो ही आगे चल रहा है। वो जी। उस पर एक कदम के बाद एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। पर सर, चलिए, कांग्रेस हमेशा से इसी तरह की राजनीति करती रही। शरद पवार भी कांग्रेस से निकले हुए हैं, ममता बनर्जी भी कांग्रेस से निकली हुई हैं, तो ये उसी तरह की राजनीति करते हैं, इसमें हैरान होने की बात नहीं है। लेकिन खुलकर पहली बार सब कुछ सामने आ रहा है कि अंदर खाने डील कैसे होती है। पर बीजेपी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से ये नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया कि बटोगे तो कटोगे, उस पर फिर बाद में पीएम मोदी भी आ गए, आरएसएस भी आ गई। आपको लगता है कि ये जो नारा है, इसी ने महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ा रखी है? क्योंकि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए तो पहले कभी किसी ने नारा दिया ही नहीं। अगर ये नारा बीजेपी लोकसभा चुनाव के वक्त दे देती तो तस्वीर शायद अलग होती, 400 पार का आंकड़ा बीजेपी को मिल जाता। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि जिस तरह से वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या जिस तरह से माहौल बना हुआ है, वो माहौल उनको 300 के पार सीट दिला देगा। लेकिन उसमें कुछ लोगों की भूमिका थी, कुछ मतलब जिसको बोलते हैं, जो बाहर से बैठे हुए इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोगों की भूमिका थी। उन्होंने कुछ नैरेटिव ऐसे बनाए जो डीप नैरेटिव स्टेट। को बीजेपी डीप स्टेट, वो डीप स्टेट यूएस का था, जर्मनी का था, बहुत सारे और जगहों का था। उसको स्पेसिफाई भी आप नहीं कर सकते, उसमें इतने सारे प्लेयर थे। तो उन्होंने वो जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, बीजेपी उसको काउंटर नहीं कर पाई। जैसे उसमें 3-4 मैं बात कह दूं। पहला ये कि रिजर्वेशन को लेकर के, कि रिजर्वेशन खत्म कर देगी बीजेपी। दूसरा ये, बीजेपी आएगी तो बाबा साहब का संविधान बदल देगी। तीसरा ये कि 8,500 रुपए दे और देंगे। चौथा ये, जब कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, मतलब ये बड़े इश्यूज में बता रहा हूँ, छोटे छोटे और बहुत सारे इश्यूज हैं। चौथा जो मोटा मोटी जो जिसका तुरंत सीधे इम्पैक्ट दिखा, चौथा ये कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड था, उसको लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सबको पैसा मिला, कांग्रेस को मिला, तृणमूल कांग्रेस को मिला, डीएमके को मिला, बीजू जनता दल को मिला, सबको मिला। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसको उसमें पैसा ना मिला हो। लेकिन मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि कॉरपोरेट से बीजेपी पैसा ले रही है और कॉरपोरेट को बेनिफिट करेगी। ये जो नैरेटिव बना, तो ये मोटा मोटी 3-4 नैरेटिव बने, इसको बीजेपी काउंटर करने में बुरी तरह से फेल हुई। और इसीलिए बीजेपी के सोशल मीडिया और जो बीजेपी का ये नैरेटिव बिल्ड करने का काम देखते हैं, उनकी बड़ी आलोचना भी हुई। बात तो यहाँ आ रही है कि शायद उनकी विदाई भी होने वाली है। मेरे पास जो सूचनाएं हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये जो नैरेटिव काउंटर नहीं कर पाई, इस कारण से चुनाव हारी। एक और बड़ा फैक्टर था जिसको हम हाइंड साइड में देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, जिसकी बात आप कर रही हैं, वो ये कि बीजेपी को अब लगने लगा है कि वो जो अपनी बात करते थे कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, वो उस वाले एजेंडे में वो चाहे जो कर ले, उनको वोट नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। वोट उनका नहीं मिलेगा। और उस चक्कर में जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो तुष्टीकरण को तृप्तिकरण करके बीजेपी को व्यंग करता था। जो जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, उसका एक बड़ा वर्ग जो था, उसको वो डिसअपॉइंट सा हुआ था। तो जो आप देखिएगा कि जो परसेंटेज 1% के आसपास कम हुआ है, वो बीजेपी का वो खून पसीना लगा के काम करने वाला कार्यकर्ता है। वो अपना पैसा खर्च करके और बाकी सारे संसाधनों को इस्तेमाल करके करता है, तो वो जी। शायद दूसरे को वोट ना करता, लेकिन घर बैठ जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। जो आपके प्रश्न का असली जवाब है कि निश्चित तौर पर ये, और इसी कारण बीजेपी ने वो तृप्तिकरण छोड़ करके अपने कोर वोटर्स को अब एड्रेस करना शुरू किया है। जी। सर, यानी कि बीजेपी के सोच में और अब जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, उसमें अब एक रास्ता आ गई है। पहले वो सोचते तो थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे खुलकर। पहली बार ऐसा है कि बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। पीएम मोदी को बोलना पड़ रहा है कि अगर आप बटेंगे तो फिर दूसरी जमात वाले महफिल सजाएंगे। तो ये बात अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता कहते, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है, जो बीजेपी का वोटर है, वो तो चाहता था कि मोदी सरकार कम से कम खुलकर ये बात एक्सेप्ट करे। क्योंकि एक तरफ तो ये भी कहा जाता है ना कि मुसलमानों के वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, तो अगर नहीं चाहिए तो फिर खुलकर सामने आना भी तो पड़ेगा।
और अब शायद हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ये मंत्र बीजेपी ने पकड़ लिया है, इसीलिए खुलकर उसके नेता ये सब कुछ कह रहे हैं, और उनका वोटर भी शायद आश्वस्त हो रहा है कि कम से कम जो वो सोच रहे थे वैसा उनकी सरकार करने तो लगी। अंजू जी, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका। हम्म, बीजेपी दो चुनाव हारी है, और दो चुनाव इस मुगालते में हारी है कि वो जीत रहे हैं। मतलब उसको हारा, एक हारी है, एक हारते हारते रह गई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और प्रमोद महाजन सारा का सारा चुनाव प्रबंधन देख रहे थे, और इंडिया शाइनिंग का कैंपेन था। हमको लगता है आप भी एंकरिंग कर जी रही होंगी, आपको बहुत सारे जी। फैक्ट्स होंगे, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। तो हम्म, हमको हमको सब लग रहा था जी। जी, हमको सबको ये लग रहा था कि अरे प्रमोद महाजन का मैनेजमेंट भी उस तरह का होता था कि जो वो बोल देते थे लोग विश्वास करते थे। मैंने तो उनको बहुत नजदीक से देखा है, महासचिव के तौर पर देखा है। हम्म, उस समय भी एक्चुअल जो जो मसला हुआ था वो यही था कि अटल बिहारी वाजपेयी से जो उनका कोर वोटर था, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो दबाव में कर नहीं पाए। अच्छा, बहुत हम्म, सारी ऐसी चीजें थी जिस पर शायद वो अगर अपना फुट डाउन करते तो उनका अलायंस मान जाता। तो जिस कारण से अटल बिहारी वाजपेयी को वोट किया गया था, वो कोई कारण दें, लेकिन उसमें वो निग्लेक्ट किए गए, वो कार्यकर्ता उनके निग्लेक्ट हुए, उनके वोटर्स जो है वो निग्लेक्ट हुए। वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा ही 2024 के लोकसभा में चुनाव में बीजेपी बात करती थी। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो हिंदुत्व की बात करता है, वो बात करता है कि इस देश में घुसपैठियों को भगाया जाना चाहिए, वो ये बात कहता है कि इस देश में पॉपुलेशन की पॉलिसी ले आई जानी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी ले आई जानी चाहिए। वो ये बात करता है कि वक्त वाला मामला बिल आ गया है, लेकिन ये हमको इन सब बातों की मतलब इस तरह के अनगिनत मसले हैं, हम गिनाते जाएंगे हो जाए। इन सब बातों पर जो बीजेपी के नेता थे और उनके प्रवक्ता थे, बहुत सारे मसलों पर वो बड़ा ढुलमुल सा वो रखते थे, कहते थे कि हम कर रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन बिल जो है वो पिछले हम्म, लोकसभा से ही आ रहा था कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, नहीं आया। काशी को लेकर के बहुत नाराजगी है कि काशी चाहिए, मथुरा चाहिए, उसके लिए आप कीजिए जो भी। अब ये फिर सब जुडिस मैटर डाल दिया जाएगा। एक और बहुत अहम मसला है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया वाला, उसको लेकर के भी सरकार को सख्त होना चाहिए। अब ये शायद इतनी सख्ती इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इनके पास उतना मेजोरिटी नहीं है, अब ये वक्त बिल को डील कर ले, अड़ंगे लगेंगे। तो ये जो इश्यूज हैं अंजू जी ना, इस इश्यूज को लेकर के बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग, हम आप जैसे लोग या हमारे आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि इस देश में कम से कम जो टैक्स पेयर मेहनत करके पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से आप 20 लोगों का परिवार या 50 लोगों के परिवार को पालने के लिए आप सब्सिडी दीजिए या उनके घर का वो कीजिए, या जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी विश्वविद्यालय में फंड करो। जहां 400 करोड़ 500 करोड़ दिया जाएगा, और वहां पर जो व्यक्ति पहुंच गया है वो किसी दलित को, किसी लड़की को फोर्स कर रहा है कि आपको अगर प्रमोशन चाहिए, आपको बेहतर सुविधाएं चाहिए तो आप कन्वर्ट कीजिए। इन सब चीजों को सरकार को आयरन हैंड से डील करना पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेशन था। वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हुआ और इसलिए बीजेपी को वो झटका लगा। लेकिन अब बीजेपी को जो अपना उन्होंने शुरू किया, हरियाणा में उसका परिणाम दिखा। तो जब हम्म, हरियाणा में उसका परिणाम दिखा, जब हरियाणा के लोगों को ये लगा कि नहीं अभी हमारी बात कर रहे हैं, तो वो हम्म, खुल कर आए। बहुत सारे लोगों को अंजू जी ये नहीं मालूम होगा कि हरियाणा में बेस्ट परफॉर्मेंस था बीजेपी का अब तक। बिल्कुल। इसके पहले वो 46 सीट जीत करके आई थी, इस बार वो 48 सीट जीत करके आई। और मैंने देखा है करीब 4-5 सीट ऐसी है जहां पर वो कहीं कहीं 500 से हारे हैं, कहीं 700 से हारे हैं। तो ये इस तरह की, लेकिन हार तो हार होती है, लेकिन फिर भी 48 सीटें अपने आप में सबसे बड़ी जीत थी। ये बीजेपी को समझ में आई है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और बीजेपी ये समझ में आई है, देर आए दुरुस्त आए, उस पर इनको चलना पड़ेगा अगर इनको अपने आप को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना, और देश के सही में डेवलपमेंट की बात करनी है या देश के विकास जी की बात करनी है। वो सारे फैक्टर्स आपको ध्यान देना पड़ेगा। पॉपुलेशन बड़ा सरदर्द है,
वक्फ बड़ा सरदर्द है, माइनॉरिटी के नाम पर एएमयू और ये सब बड़े सरदर्द हैं, इनसे निपटना पड़ेगा। सर पर एक चीज आपकी देखो ना कि ये जो चुनाव है, चाहे झारखंड का हो या महाराष्ट्र का, यहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो अचानक से पता नहीं कहां से आबादी आ गई। आप अकेले मुंबई शहर की बात कीजिए, 9 लाख नए वोटर आ गए वहां पर, वो भी मुस्लिम समुदाय के। कहां से पैदा हो गए, कैसे उनके वोटर आई कार्ड बन जाते हैं सर। खबरें तो यहां तक आ रही कि एक आदमी के नाम पर 7-7 वोट बने हुए हैं, और फिर राग भी लाते हैं ये लोग कि हमारे लोगों के वोट कट गए। तो इस समस्या से भी तो पार पाना है, और इसीलिए शायद योगी जी ने जो नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, वो काम कर रहा है। आपको लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए अंजू जी, अभी जो महाराष्ट्र का हाल है, वहां पर शिवसेना जो इस बात के लिए सबसे जोर से लड़ती थी, सबसे मुखर होके बोलती थी। बीजेपी बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी। जब उनका अलायंस शिवसेना से हुआ था तो बीजेपी सॉफ्ट थी, फायरी हुआ करती थी शिवसेना। और बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे कि इस तरह के लोगों का को डिस एन्चैंट करना पड़ेगा, मतलब उनका वोटर रोकना पड़ेगा, उनको वोट देने से रोकना पड़ेगा। वोट देने का अब अधिकार खत्म करना पड़ेगा। कर रहे हैं, तो जो बाहर से आया हुआ है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, वो आपके इलेक्शन को प्रभावित कर रहा है, और सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। दूसरी तरफ उनका वोट बढ़ाने के लिए एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। अभी बीजेपी इसकी बात सिर्फ झारखंड में कह रही है, और इसको खुल के कह रही है। आप झारखंड में आजकल बीजेपी का एक एड आ रहा है, वो देखा, स्पष्ट। बैन हो गया हाँ, सर। सर उस एड को तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। देखिए चुनाव आयोग निश्चित तौर पर वो रोक लगाएगा, लेकिन वो प्राइवेटली तो सर्कुलेट हो रहा है ना, मैसेज तो जा रहा मैसेज, है ना। सर मैसेज तो चला गया, मैसेज हाँ, चला तो गया। मैसेज चला गया, मतलब ये कि आपको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है, हो सकता है बीजेपी जानती रहे कि आज ये एड बैन हो जाएगा, तो वो हाँ ठीक है, वो जो भी है उन्होंने क्या किया, लेकिन कम से कम इतना साहस तो कर किया उन्होंने इस तरह की चीजों पर। और जी। वो सच्चाई है, उस सच्चाई पर अब अगर आंख मूंद रहे हैं तो स्थिति आपके लिए, या हमारी आपकी मतलब हम अगर कहें तो हमारी आपकी जनरेशन जो है वो किसी तरह से इसको झेल ले जाएगी। लेकिन ये अगली जनरेशन, हमारे बच्चे या हमारे बच्चों के बच्चे के लिए, बच्चों के लिए ये स्थिति बहुत खतरनाक, भयावह हो जाएगी, उनको झेल पाना मुश्किल हो पाएगा। कम से कम हम अपने आसपास तो वैसा ही माहौल देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो घुसपैठियों वाला मामला है, अब इसमें इसमें एक और बात जो है कि बात झारखंड की हो रही कि झारखंड में इस तरह की बात है, लेकिन ये जो घुसपैठी है ये झारखंड तक सीमित नहीं है। ये झारखंड चल करके तमिलनाडु पहुंच रहे हैं, केरल पहुंच रहे हैं, कश्मीर पहुंच रहे हैं, गुजरात पहुंच रहे हैं, बंबई पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। पूरा का पूरा जो दिल्ली का कैचमेंट, मतलब जमुना का कैचमेंट वाला एरिया है, वो पूरा का पूरा घुसपैठियों के हाँ, कब्जे। वो बिल्कुल। झोपड़ी बना करके जंगल में रहते हैं, मतलब जो जमुना के किनारे वाला इलाका है, और बाद में उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। तो उनको अम, आपको उनको खोज करना होगा, उनको डिपोर्ट करना होगा, जो भी तरीका है। और अगर वो किसी भी स्तर से, अगर वो 9 लाख वोटर महाराष्ट्र में आ गए हैं, बड़ी विकट सर स्थिति है। अकेले मुंबई में, महाराष्ट्र में भी नहीं, सिर्फ मुंबई शहर में। तो वो बड़ी विकट स्थिति है, इसलिए कि ये कहीं से भी किसी भी तरह से फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। जिस तरह की स्थितियां हैं, इसको निपटने के लिए बाकायदा एक कमीशन का गठन करके, और इस पर जल्दी से। और ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे निर्णय आ चुका है, हाई कोर्ट्स कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको इंटरनल एग्रेशन तक बता दिया है कि ये एक तरह का आप पर आक्रमण है, आपके लोगों को आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसको बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा। प्रॉब्लम केवल वही होती है कि जब कांग्रेस जैसे दल अपने वोट बैंक के लिए इसका विरोध करते हैं, उसमें उसमें जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उनको कोई लेना देना इस तरह की उसमें नहीं है, उनको चुनाव जीतना है, चुनाव कब तक जीतेंगे इस तरह से
ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि इसको सरकार को बिना किसी जी इस बात को सोचे कि कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, देश के बारे में सोच करके इस पर काम करना पड़ेगा, तभी इसका समाधान निकलेगा। सर, मोटे तौर पर आपको क्या लग रहा है, जो हिंदू वोटर है महाराष्ट्र में या झारखंड में, ये जो इतना मतलब जिसे कहते हैं कि एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी की तरफ से किया गया है, आपको लगता है कुछ असर होगा हिंदुओं पर? देखिए, झारखंड में तो मुझे लग रहा है कि असर बहुत ज्यादा है, खूब है। और झारखंड में लोगों को जो अनुमान है, उस अनुमान से भी बेहतर लोग इसके खिलाफ वोट करेंगे। महाराष्ट्र को लेकर के मैं थोड़ा सा वो इसलिए हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में लोग यूनाइट नहीं हुए। महाराष्ट्र में ये जो वोट बैंक को लेकर के जो वोटर्स बढ़े हैं ना, अब हम्म, इसमें सीट वाइज देखना पड़ेगा कहाँ कितना बदलाव हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में भी वोट जो है वो विकास अघाड़ी से हिंदू वोट खिसका है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके कंपैरिजन में मेजर शिफ्टिंग हुई है। और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है, इसलिए कि लगातार देवेंद्र फडणवीस ऐसी बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, और वहां वोट जिहाद की बात की जा रही है। वहां वोट जिहाद को लगातार ढोल बजा करके कहा जा रहा है कि आप वोट जिहाद मतलब आप वोट इस दल को कीजिए। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे कि वोट फला दल को दीजिए और आप नहीं दिएगा, उसमें एक और छोटा सा मैं आपको बता दूं। वो हम्म, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने ये बोला था कि हमको 6-8 सीट दिला दीजिए, फिर देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि मेरे ख्याल से मुसलमानों पर अब्दुल आजमी का ही बयान है ना? अब अबू आदमी का बयान है। हम्म, बिल्कुल, अब अबू आसिम आदमी का बयान है। तो जब इस तरह की बात कही जाएगी, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव होगा। और मुझे लग जी, रहा है कि जो बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा के रखे हैं कि हम्म, महाराष्ट्र में नेक एंड नेक मामला है, और कुछ कुछ हो भी सकता है। जैसे झारखंड में ये तर्क दिया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने की सिंपैथी मिल जाएगी। हम्म, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां पर सिंपैथी से ज्यादा इस बात का वो है कि हेमंत सोरेन ने पूरे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी बदल दी है, लोग सुरक्षित नहीं है। तो जी वहां तो डन केस है, वहां कुछ नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र चूंकि बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आ, लेकिन मैं एडवांटेज महायुति के साथ ये बात कहूंगा कि शायद जैसे मैं हरियाणा में कह रहा था कि लगभग 50 के आसपास जीत पाएगी, यहां मैं उस तरह का कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन एडवांटेज बहुत बेहतर ढंग से महायुति पर है, और उसमें हिंदुओं का जागरूक होना बड़ा फैक्टर है। वो एक बड़ा फैक्टर है। मराठा वोटर्स का जागरूक होना, हिंदू वोटर्स का, ओबीसी वोटर्स का एक साथ वोट करना, वो बड़ा फैक्टर है। उसको आप नकार नहीं सकते हैं। वो काम कर रहा है। एक और छोटी सी बात कह दूं, जी इसमें इसमें संघ का जो अपना रोल है, एक भजन मंडली करके कार्यक्रम चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। तो वो हम्म, भजन मंडली जो है, वो मंदिरों मंदिरों में जा करके, जैसे वहां पर विट्ठल को लेकर के, जो विट्ठल भगवान कृष्ण के बातें स्वरूप चलती है। है महाराष्ट्र जी, उनकी एक चलती है ना, जब उनके विट्ठल की यात्रा होती है, तो लोग एक जगह से दूसरे स्थान तक पूरे रास्ते भजन गाते पंढरपुर हुए पंढरपुर पद यात्रा। पंढरपुर तक, हाँ हाँ, तो वो गाते बजाते जाते हैं। तो वो भजन मंडली जैसा है। तो वो भजन मंडली पूरे महाराष्ट्र में मंदिर मंदिर घूम करके लोगों को बता रही है कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपको जाति के नाम पर तोड़ा जा रहा है, आप उस जाति के नाम से, आप इस बात को ध्यान रखिए कि छगन भुजबल जो ओबीसी पॉलिटिक्स करते थे, छगन हम्म, भुजबल ने इस पूरे मसले में एक बार भी कोई बात नहीं की, और वो चुपचाप अपने चुनाव पर लगे हुए। जबकि इस तरह की बात हो रही थी कि छगन भुजबल मराठा और ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर के कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं कि वो स्पॉइलर कहाँ काम कर सकता है, लेकिन छगन भुजबल को भी
चूंकि वो पुराने शिव सैनिक हैं तो उनको बात समझ में आ गई कि हो क्या रहा है। तो इसलिए ये जो सारे फैक्टर्स हैं, आरएसएस अपने स्तर से काम कर ही रही है, गांव गांव जगह जगह जा रही, लेकिन ये भजन मंडली जो है वो उसको समर्थन, मतलब वो आरएसएस किसे उसको सहयोग भी मिल रहा है, वो बहुत मजबूती से काम कर रही है। वो लोगों को जाकर के समझा रही है कि आप अगर गड़बड़ करोगे और ये जाति के नाम पर बट करके इधर उधर जाओगे तो आप अपना नुकसान करोगे, आप अपना नुकसान ऑलरेडी कर चुके हो। और फिर मुझे ऐसा लगता है विनोद जी की जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उससे भी लोगों में जागरूकता आई है, क्योंकि वहां पर भी तो देखो ना, लाखों की तादाद में हिंदू सड़क पर इकट्ठा हो जाते हैं। उन हिंदुओं के समर्थन में पूरी दुनिया के देशों में लोग सामने आए। तो लोग, मुझे लगता है कि हिंदुओं में कुछ कुछ जागृति आ रही है, उनको समझ में आ रहा है कि उनको बांटकर ये लोग अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच में कितनी जातियां, कितने उनके पंथ है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। हिंदुओं की जनगणना करने की बात होती है, लेकिन मुसलमानों की जनगणना की बात नहीं होती है। तो शायद हो सकता है कि इस चुनाव में लोगों को समझ में आ जाए और ये चुनाव एक बड़ा ही अलग तरह का दिशा और संदेश लेकर आए। तो अब तो कुछ घंटे बाद ही 20 तारीख को मतदान होना है सभी सीटों पर। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन आपने महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से आरएसएस की भजन मंडली लोगों को जागरूक करने के काम में लगी हुई है, ये तमाम बातें मेरे दर्शकों को समझाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।